देखिए भैया, देखिए भैया, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भैया, लास्ट क्लास में मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, याद है? कहता है भैया कि मैकेनिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि कोई बॉडी गिर रही है या किसी भी लेवल पर है, ठीक है भैया, उसकी कुल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? स्टार्टिंग में जितनी एनर्जी रहेगी उतनी बाद में हर पॉइंट पर क्या होगी? कुल एनर्जी हमेशा। और कुल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होती है। काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होती है, ठीक है भैया। टॉपिक का नाम है शो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, हमें यह शो करना है कि भैया उसकी कुल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी क्या है भैया? टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है भैया? कंजर्व। कंजर्व मतलब कांस्टेंट, कंजर्व मतलब, और मैकेनिकल एनर्जी क्या है भैया? कांस्टेंट है। आप इसको ये लिख सकते हो, ठीक है भैया। अब देखिए, एक बॉडी है जो गिर रही है, वो पहले ए पॉइंट पर थी। कहां पे थी? ए पॉइंट पर। फिर कहां गई वो? गिरते गिरते बी पॉइंट पर आ गई। और फिर कहां पे आ गई भी? वो गिरते गिरते सी पॉइंट पर आ गई, ठीक है। अगर मैं ए और सी के बीच की हाइट देखूं तो क्या है भैया? एच है। और सी पॉइंट कहां पे है? बॉटम पे है। कहां पर है? ग्राउंड पर है, ठीक है भैया, ग्राउंड पर। सी पॉइंट ग्राउंड पर है। अगर ए और बी के बीच की दूरी क्या है भैया? एक्स है। तो इसके बीच की दूरी क्या है? एच माइनस एक्स होगी। बोला हाँ, ये तो होगी। अगर ए और सी के बीच की दूरी h है, ए और बी की दूरी x है, तो भैया बी और सी के बीच की दूरी क्या होगी? h माइनस एक्स होगी। ये बॉडी यहां से गिरना चालू, इसको मैंने ड्रॉप किया था, क्या कहता? और आपको याद है ड्रॉप पर वेलोसिटी क्या होती है भैया? जीरो होती है। क्या होती है? लेकिन ग्रेविटी ने, यानी इसके वेट ने, ग्रेविटी यानी इसके वेट ने क्या किया? उसको धरती के सेंटर की तरफ खींचना चालू कर दिया, ठीक है। मैं बात करता हूँ टोटल एनर्जी एट पॉइंट। टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, कुछ भी बोलो, समझ जाना। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगी? काइनेटिक एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। बोलो हाँ। काइनेटिक ए और पोटेंशियल ए का जो सम होगा वो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए के बराबर रहेगा। काइनेटिक ए क्या होगी? हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर, और एम जी, जमीन से हाइट कितनी है? ए पॉइंट कर एच, जमीन से ए पॉइंट की हाइट कितनी है? एच। तो यहाँ पर आपको एच ही लिखना है, ठीक है भैया। हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या है? जीरो है, एम जी एच। इसको सॉल्व कीजिए तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी आ गई भैया? एम जी एच। ये क्या होगी? टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए आ गई। ये कुल एनर्जी किस पे है भैया? ए पॉइंट की कुल एनर्जी है। अब बात करता हूँ भैया बी पॉइंट की। किसकी बात करता हूँ? बी पॉइंट की। टोटल एनर्जी एट पॉइंट की, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगी भैया? काइनेटिक एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। काइनेटिक एट पॉइंट बी क्या होगी? हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर। बोलो हाँ। और एम जी, जमीन से हाइट कितनी भैया? एच माइनस एक्स। बी पॉइंट की जो हाइट है जमीन से कितनी है? एच माइनस एक्स ही तो है, ठीक है। अपने को बी पॉइंट की वेलोसिटी एट पॉइंट बी नहीं पता, हमें वेलोसिटी एट पॉइंट बी नहीं पता। तो नाउ मोशन ए टू बी लिख रहा हूं मैं, केवल मोशन ए से बी की बात कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक के मोशन की बात कर रहा हूं। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2as होता है, फॉर्मूला याद है? तो भैया बी क्या है भैया? फाइनल है। ए क्या है मेरा? इनिशियल है। तो बी की वेलोसिटी तो अपने को निकालनी है, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? बी की होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ए की। ए की वेलोसिटी क्या है भैया? जीरो। और जीरो का स्क्वायर, बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जी। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ए से लेकर बी तक में? एक्स। क्या है? एक्स। तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2gx। सो हम यहां पे लिखेंगे, सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी बराबर में क्या आएगा भैया? हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर क्या होगा भैया? 2gx। क्या होगा? 2gx। और यहां पर क्या होगा भैया? mg h माइनस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भैया एक 2 से 2 क्या हुआ? कट मर गया। ये क्या हुआ? mgx। और mg की मल्टीप्लाई होगी तो h में तो क्या हुआ? mgh माइनस mgx। mgx से mgx कैंसिल हो गया, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या आ गई? वही आई ना, mgh। अब आते हैं सी पॉइंट की एनर्जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सी पॉइंट की कुल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट, एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगी? काइनेटिक एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट सी। काइनेटिक एट पॉइंट सी होगी मास वेलोसिटी एट पॉइंट सी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल क्या होगी? mg। जमीन से हाइट कितनी है सी पॉइंट की? तो मैं मुझे पता है सी पॉइंट तो जमीन पर ही है, तो हाइट उसकी क्या होगी? जीरो। एच कहां से होगी? जीरो होगी। क्या होगी? जीरो। तो हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट सी। सी की वेलोसिटी मुझे पता भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, मोशन फ्रॉम
मोशन ए टू सी। सी क्या है इनिशियल, सी क्या होगा, ए क्या है इनिशियल, सी क्या है फाइनल। अपने को फॉर्मूला पता है वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब देखिए भैया ये क्या होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट सी आपको निकालने, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, दो बॉडी नीचे आ रही है तो g होगा, और x s की वैल्यू क्या होगी, जब a से c में आ जाएगी तो x की वैल्यू h के बराबर हो जाएगी, तो vc स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2gh। सो हम कह सकते हैं भैया, यहाँ पर रखिए टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी हाफ मास, मास कितना है भैया m, vc स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2gh, 2 से 2 क्या हुआ कट मर गया तो क्या हुआ mgh, कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी आपकी आ गई mgh। हम देख रहे हैं सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल्स टू में mgh आ रही है। सो टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड ऑफ फ्रीली फॉलिंग, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की टोटल एनर्जी क्या होती है भैया कंजर्व, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म हो गया टॉपिक। आगे बढ़ते हैं भैया, वर्टिकल सर्कल करते हैं, क्या करते हैं वर्टिकल सर्कल, बहुत आसान है ये भी, बेस्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, किसके ऊपर बेस्ड है। आप ये ध्यान रखना भैया, मैं बता रहा हूं आपको कि अगर कोई चीज घूमती है, कोई चीज इस तरीके से, अपना कैमरा ऑन कर लेना भैया मेरा जो जिसमें मैं दिखूं, ठीक है, कोई चीज अगर घूम रही है, ठीक है, कोई चीज अगर घूम रही है देखिए, अगर मैं इसे वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा हूँ, वर्टिकल सर्कल का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को, किसी मास को बांध करके ऐसे रस्सी में उसको इस तरीके से घुमाओ, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या कहलाता है भैया वर्टिकल सर्कल, दिख रहा है, इसे कहते हैं वर्टिकल सर्कल, ठीक है भैया। और आपको बता दूं हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या अलग अलग है, आपको दिख रहा होगा एक जैसी वेलोसिटी है, एक जैसा खिंचाव है, लेकिन अगर आप देखोगे ना हर पॉइंट को अगर नोटिस करोगे तो यहाँ का खिंचाव वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ पर खिंचाव वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ का खिंचाव वेलोसिटी अलग होगी सबसे, देखिए। और आप ये भी देखोगे कि ये चीज जब तक घूमती रहेगी, जब तक कि इस रस्सी पे क्या लगता रहेगा खिंचाव, जब तक खिंचाव लगेगा तभी तक घूमेगी, जैसे खिंचाव कम हुआ इसकी स्पीड कम होती होती क्या होगी, गिर जाएगी। यानी खिंचाव घूमने के लिए जरूरी है, खिंचाव घूमने के लिए। और एक बात बता दूं, सबसे कम खिंचाव कहां लगता है, तो टॉप पॉइंट पर, जब बॉडी ऊपर पहुंच जाती है ना तो ग्रेविटी नीचे लगती है, खिंचाव कहां लगता है दूर बाहर की तरफ, तो उसकी वजह से क्या होता है इसके ऊपर खिंचाव की टॉप पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू होती है खिंचाव की। और आप जानते हैं जब खिंचाव कम होने लगता है तो ये रस्सी घूमना कम करती है, और जब खिंचाव बहुत कम हो जाता है तो ये क्या होता है नीचे गिर जाता है। यानी घूमने के लिए खिंचाव जरूरी है, और यदि खिंचाव आपका कम हुआ, जीरो हो गया, तो ये घूमना बंद कर देगी और क्या होगी नीचे गिर जाएगी, तब ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाती। समझिए भैया। अब देखिए भैया, और सबसे कम खिंचाव कहां पे लगता है, टॉप पॉइंट पर। कहां पे लगता है, टॉप पॉइंट पर। जब आप घुमाओगे ना तो चीज जब ऊपर पहुंच जाएगी ना तो आपके हाथ पे खिंचाव क्या लगेगा, कम लगेगा। और पॉइंट्स के कंपैरिजन में क्या होगा, सबसे कम खिंचाव कहां लगता है, तो टॉप पॉइंट पर सबसे मिनिमम खिंचाव लगता है। कितना लगता है, अगर पार्टिकल को घूमते रहना है तो खिंचाव कितना होना चाहिए, जीरो से ज्यादा, जीरो से। फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल सर्कल, टॉप पॉइंट का खिंचाव क्या होना चाहिए, जीरो से ज्यादा, क्योंकि सबसे कम खिंचाव यहीं का होगा। सबसे कम खिंचाव अगर यहाँ का जीरो से ज्यादा है तो हर पॉइंट पर घूमेगा, जब ऊपर घूमेगा तो हर पॉइंट पर घूमेगा, जब यहाँ का टेंशन जीरो से ज्यादा होगा तो हर पॉइंट का जीरो से ज्यादा ही होगा, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट का टेंशन इस टॉप पॉइंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। बस यही समझ के चलना है, पूरी डेरिवेशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। देखिए भैया हम कर रहे हैं भैया वर्टिकल सर्कल, ठीक है, वर्टिकल सर्कल, ठीक है। वर्टिकल सर्कल में हम चीजों को इस तरीके से घुमाते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से घूमती है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। और पहले कहां पे था, ये बॉटम पॉइंट पर, ये क्या है भैया बॉटम पॉइंट, ये घुमा रहे एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m है, ये बॉटम पॉइंट है, इससे टच में सरफेस से, ठीक है, इसे करता हूं बी पॉइंट। फिर ये पहुंचता है कहां पर, एम पॉइंट पर। कहां पहुंचता है, एम पॉइंट पर। कहां पहुंचता है भैया, टॉप पॉइंट पर। कहां पहुंचता है, हाईएस्ट पॉइंट ले लो, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है भैया, बॉटम पॉइंट, मिड पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है भैया। जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल की रेडियस क्या है भैया, आर है, क्या है, जिस सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है उसकी रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। मान लीजिए घूमता हुआ ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। ध्यान दीजिएगा भैया, एक बार में समझ में आने वाली डेरिवेशन है। यहां पर एंगल कितना है, थीटा। वेट कहां लगेगा, एम जी, नीचे की तरफ, आपको पता है,
यहाँ पे एक लाइन खींच दो, तो अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। इसको रिजॉल्व करो, ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एम जी साइन थीटा। बॉडी की वेलोसिटी क्या है, ये रही, ठीक है, समझ में। अच्छा खिंचाओ, आपका ऐसे लग रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट मिड पॉइंट, टेंशन एट, ये क्या है, एनी पॉइंट, क्यू पॉइंट है, ठीक है, इसे क्यू पॉइंट लिख दिया, और टी टेंशन एट बॉटम पॉइंट। समझ गए भैया, समझिए। अगर मैं बात करूं क्यू पॉइंट की, एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट, अगर मैं क्यू की बात कर रहा हूं, क्यू की बात कर रहा हूं, तो आपको पता भी है घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगे, द फोर्स व्हिच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा तब तक पार्टिकल का वह सर्कल में घूमता रहेगा। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स गायब, वैसे ही पार्टिकल का सर्कल में घूमना गायब। पार्टिकल कहां जाएगा, स्ट्रेट लाइन में, सर्कल में नहीं घूमेगा। तो यानी घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल। अब हम देख रहे हैं क्यू पॉइंट पर इस लाइन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक क्या है, टी क्यू, और एक क्या है भैया, एम जी कॉस थीटा। अगर आपका टी क्यू कम होगा और एम जी कॉस थीटा ज्यादा होगा, तो रिजल्ट सेंटर की तरफ नहीं जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आएगा, सर्कुलर मोशन नहीं होगी, ठीक है। अब टी कॉस टी क्यू अगर एम जी कॉस थीटा से ज्यादा है, तो रिजल्ट कहां जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, यानी सर्कुलर मोशन होगी। ये ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे होता है, सेंटर की तरफ लगता है। ये कोई भी फोर्स हो सकता है जो कहां लगे, सेंटर की तरफ। देखिए भैया, फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है, फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, टी क्यू शुड बी ग्रेटर देन एम जी कॉस थीटा। सर्कुलर मोशन के लिए टी क्यू इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो रिजल्ट कहां जाएगा, सेंटर की तरफ, तभी क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेट फोर्स क्या लगेगा, टी क्यू माइनस एम जी कॉस थीटा। और यही क्या, यही नेट फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। मास वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू अपॉन में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बराबर में टी क्यू एम जी कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो टी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, एम वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू का स्क्वायर अपॉन में रेडियस प्लस एम जी कॉस थीटा। बोलो हाँ, ये क्यू पॉइंट का टेंशन आ गया, क्यों कोई सा भी पॉइंट हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। अब मैं बात करता हूँ भैया सीधा एच पॉइंट की, एट, इसकी बात कर रहा हूँ भैया एट एच पॉइंट की, एट पॉइंट एच की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करता हूँ, तो हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन हमें पता है, अगर सर्कुलर मोशन होनी है तो हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन क्या होना चाहिए, 0 से ज्यादा या कम से कम बराबर, क्योंकि कैलकुलेशन करना हमें याद है बेटा। तो हाईएस्ट या टेंशन की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, तो ये ध्यान रखना, हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन सर्कुलर मोशन के लिए क्या होना चाहिए, 0 से ज्यादा या उससे बराबर, कम से कम बराबर। तो भैया हमने क्या लिख दिया, मास वेलोसिटी एट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर अपॉन में रेडियस प्लस एम जी। आपको पता है भैया कि पार्टिकल पहले कहां पे था, बॉटम पे था, घूम करके वो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो एंगल कितना बन गया, 180 का। क्या बन गया, तो यहाँ पर लिख देना cos 180 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। टेंशन की वैल्यू देखिए, समझ गए ना भैया, टेंशन की वैल्यू आपने, ये टेंशन की वैल्यू निकाल रखी है ना, एम बी, ये जो एम जी कॉस थीटा ये निकाल रखी है ना, इस टेंशन की यहाँ पे हमने पूरा यही रख दिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं एच की, तो वेलोसिटी भी एच पॉइंट की लोगे और एंगल भी क्या लोगे, एच पॉइंट का ही लोगे, ठीक है। तो मास वेलोसिटी एट पॉइंट एच स्क्वायर अपॉन में रेडियस, और एक माइनस एम जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इधर ले तो एम वी एच स्क्वायर अपॉन में आर, और ये इधर जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा एम जी, एम से एम क्या होगा, कट मर गया, तो वी एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी आर। क्या होगी, जी आर। तो वी एच की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट जी आर। देखना, ध्यान रखना भैया, अगर बॉडी को घूमते रहना है तो हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन क्या होना चाहिए, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इतनी, और टेंशन क्या होना चाहिए, इतना। समझिए भैया, कम से कम ये वेलोसिटी और कम से कम ये टेंशन, ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना होना चाहिए अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में लगातार घूमे। समझ गया भैया। अब बात करते हैं भैया, ये तो हाईएस्ट पॉइंट का हो गया। अब बात करते हैं भैया कहां की बात करूं, बताइए, मिड पॉइंट की। किसकी बात करता हूं, एट पॉइंट एम, एट पॉइंट, अगर मैं एम की बात करता हूं, एम पॉइंट की बात करता हूं, तो भैया एम पॉइंट की देखिए, यहां पर आपको कुछ याद नहीं रखना, यहां पर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है। अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है भैया? टोटल एनर्जी एट पॉइंट हाईएस्ट बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट मिड। भैया हाईएस्ट पॉइंट की कुल एनर्जी जो होगी वो मिड पॉइंट की एनर्जी की क्या होगी? बराबर होनी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो यही कहता है ना, एनर्जी का सम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट की एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एट हाईएस्ट पॉइंट, वो क्या होगी? ये होगी। और पोटेंशियल क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट की? mg। जमीन से हाइट कितनी है भैया हाईएस्ट पॉइंट की? अबे ये आर है, ये क्या है भैया? आर है, तो क्या होगी जमीन से हाइट कितनी होगी? 2r हो जाएगी। यहाँ पे लिख दो 2r। और बात करते हो भैया मिड पॉइंट की, तो मिड पॉइंट की काइनेटिक क्या होगी? हाफ मास वेलोसिटी एट मिड पॉइंट का स्क्वायर। और पोटेंशियल क्या होगी भैया? एम जी। जमीन से हाइट कितनी भैया? ये है जमीन से हाइट, तो ये आर है, तो ये भी क्या होगा? आर ही हो गया, है ना। आर समझ गए भैया? तो लिख दिया हाफ एम। वी एच की वैल्यू क्या देखी हमने? अंडर रूट जी आर। स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? केवल जी आर, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस 2 mg r बराबर में हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट एम स्क्वायर, और ये क्या होगा? mg r। ठीक है भैया, इसको इधर की साइड को सॉल्व करो तो क्या होगा? 5 mg r क्या हो जाएगा? अपॉन में 2 बराबर में क्या होगा? इसको धर लिया, इसको धर लिया, तो क्या होगा? माइनस mg r बराबर में क्या हो जाएगा आपका? हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट एम का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3 mg r अपॉन में 2 बराबर में क्या हुआ? mvm स्क्वायर अपॉन में 2। 2 से 2 कट मर गया, m से m कट मर गया, तो वेलोसिटी एट पॉइंट m क्या होगी? 3gr। और vm क्या हो जाएगा? वेलोसिटी एट पॉइंट m क्या हो जाएगा? 3gr अंडर रूट। मतलब इतनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, बाकी मैक्सिमम क्या हो? ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी तो कम से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं टेंशन की। किसकी बात करते हैं? टेंशन एट पॉइंट एम। क्या है? टेंशन एट पॉइंट एम। टेंशन एट पॉइंट एम की बात करो भैया, एम की बात करो टेंशन की, तो भैया ध्यान रखना कि आपने टेंशन का फॉर्मूला क्या निकाला? टी एम इक्वल्स टू में टेंशन एट पॉइंट एम निकाला ना, मास वेलोसिटी एट पॉइंट एम स्क्वायर अपॉन में रेडियस एम जी कॉस थीटा। कौन सा होगा? एम पॉइंट का थीटा। कौन सा थीटा? तो मास वेलोसिटी एट पॉइंट एम क्या है? ये अभी निकाली थी अंडर रूट 3gr, तो उसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 3gr क्या होगी? अपॉन में r प्लस एम जी। और कॉस थीटा, एम पॉइंट का थीटा क्या है? 90। क्या है? 90 है ना। देखो एम पॉइंट का थीटा क्या होगा? 90 होगा ना। कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है भैया? 0। तो आर से आर क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ? 3mg। टेंशन एट पॉइंट एम इतना होना चाहिए, और बाकी हमारा ज्यादा होगा तो ये अच्छी बात है, चलता रहेगा। अब बात करते हैं एट बॉटम पॉइंट की। किसकी बात करते हैं? एट बॉटम पॉइंट की। एट पॉइंट बी, बॉटम पॉइंट की बात करें। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी बराबर में क्या होगा? टोटल एनर्जी एट पॉइंट एम। बोला हाँ, कहीं की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी बराबर टोटल एनर्जी एट पॉइंट एच भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगी? काइनेटिक हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर। बोला हाँ। पोटेंशियल क्या होगी? एम जी। जमीन से हाइट क्या है उसकी? 0। बी पॉइंट तो जमीन पर ही है, बॉटम पर ही है, ठीक है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट काइनेटिक होगी हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट एम का स्क्वायर, और पोटेंशियल होगी एम जी आर। एम पॉइंट की हाइट क्या है भैया? आर है, तो क्या होगा? हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी अपने को निकालना है। ये तो 0 हो गया। हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट एम क्या रखा है? अंडर रूट 3 है। क्या रखा है? अंडर रूट 3gr। तो इसकी वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 3gr प्लस एम जी आर। और ये 2 से क्या हुआ? हाँ ठीक है, सॉल्व कीजिए। हाफ वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर बराबर क्या हुआ? सॉल्व कीजिए तो क्या हुआ? 5 mg r अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। वेलोसिटी एट पॉइंट बी स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट 5gr। ये होगी वेलोसिटी, या ये वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 5gr। एंड टेंशन क्या होगा? टेंशन एट पॉइंट बी, तो आपको पता है भैया मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर अपॉन में रेडियस प्लस मास एम जी। कॉस थीटा कहाँ का होना चाहिए भैया? बी पॉइंट का। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हाफ टेंशन एट पॉइंट बी का होगा मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या रखी है भैया? ये रखिए, इसके स्क्वायर की वैल्यू होगी 5gr। क्या होगी? 5gr अपॉन में r प्लस एम जी कॉस थीटा। बी पॉइंट का थीटा क्या है? 0, बॉटम पर ही है, 0 आएगा। तो r से r क्या होगा? कैंसिल हो गया। तो टेंशन एट पॉइंट बी क्या होगा? 6
एम जी, ये हो गया आपका टेंशन। और इस टेंशन को आप ज्यादा रखोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया अभी आपका वर्टिकल सर्कल। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो भाई किसी एक पॉइंट का पूछ सकता है कि इस पॉइंट की टेंशन निकालो, इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालो। टॉप पॉइंट का टेंशन क्या होना चाहिए, 0 से ज्यादा या उसके बराबर। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, √gr से ज्यादा या कम से कम उसके बराबर। बॉटम पॉइंट का टेंशन क्या होना चाहिए, 6 mg, क्या होना चाहिए, या उससे ज्यादा, कम से कम 6 mg। और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, √5gr या उससे ज्यादा। मिड पॉइंट का टेंशन क्या होना चाहिए, 3 mg या उससे ज्यादा। और टेंशन क्या होना चाहिए, और सॉरी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, √3gr से ज्यादा या उसके कम से कम बराबर। समझ गए भैया, ये हो गया आपका वर्टिकल सर्कल। फिर आता है स्प्रिंग, क्या आता है, स्प्रिंग था ना। ठीक है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या होता है भैया, तो भैया आपने देखा होगा, आसान टॉपिक है, छोटा टॉपिक है स्प्रिंग। ठीक है, ठीक है, आप देखा देखा क्यों स्प्रिंग तो बहुत ज्यादा बेसिक पे नहीं आता। ये स्प्रिंग है, इस पे जब आपने फोर्स नहीं लगाया होता है तो इसकी लेंथ क्या होती है, 0। क्या होती है इसकी लेंथ, जब आप कोई फोर्स नहीं लगाते तो स्प्रिंग की लेंथ क्या होती है, 0 होती है। उसको क्या होती है, इसकी लंबाई नहीं मानते। लंबाई पता है 0 कब लेते हैं, जब वो अनस्ट्रेच कंडीशन पे या अनकंप्रेस्ड कंडीशन पे हो। नॉर्मली जैसे आप लाते हो वैसी पे हो तो उसकी कोई लंबाई नहीं है, ठीक है। बेशक वो उसकी लेंथ होती है लेकिन उसको लंबाई 0 मान के चलते हैं। लंबाई कब लेते हैं, जब उसको खींचते हैं या उसको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ठीक है, ये स्प्रिंग या तो हम बाहर की तरफ खींचेंगे, है ना। तो इस स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी, बढ़ गई। कितनी लेंथ आई, एक्स, क्या आई, x। तो भैया देखिए, जब ये स्प्रिंग की लंबाई बढ़ रही तो स्प्रिंग के अंदर की तरफ एक फोर्स लगा था जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या कहते हैं इसे, ये फोर्स जो होता है स्प्रिंग को रिस्टोर करता है। जैसे पहले थी स्प्रिंग वैसा ही करने का प्रयास करेगा। इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं और इलास्टिक फोर्स भी कहते हैं। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है वो एक्स के डायरेक्टली है। जितना ज्यादा आप खींचोगे उतने ज्यादा ये फोर्स भी लगाना पड़ेगा आपको। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्स आएगा, या जितना ज्यादा एक्स आएगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये अप्लाइड फोर्स है। ये क्या है भैया, अप्लाइड फोर्स। हम देख रहे हैं एक्स भी बाहर की तरफ जा रहा है और आपका अप्लाइड फोर्स भी क्या है, बाहर की तरफ है। तो हमने लिख दिया एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू एक्स। यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी क्या होता है, एक्स के ही डायरेक्टली होता है। क्या होता है, जितना ज्यादा एक्स आएगा उतनी ज्यादा स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी। आप ज्यादा खींचोगे स्प्रिंग को तो स्प्रिंग भी अंदर की तरफ क्या लगाएगी, ज्यादा फोर्स लगाएगी, ताकि वो अपने आप को क्या करे, रीस्टोर कर सके। क्या करे, रीस्टोर कर सके। इसे रीस्टोरिंग समझ गए भैया। अब देखिए दोनों फोर्स में एक अंतर है, एफ इक्वल्स टू में यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाता हूँ, इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये क्या होता है भैया, तो हार्ड स्प्रिंग के लिए जिसको खींच पाना दबा पाना दोनों ही मुश्किल होता है, उसके लिए हार्ड स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है। क्या होती है, ओ सॉरी, के की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है। जो हार्ड स्प्रिंग होती है ना, जैसे सोकर वगैरह टाइट स्प्रिंग होती है जिसको खींच पाना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। क्या होती है, अलग अलग स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है। हार्ड स्प्रिंग की बात करूं तो हार्ड स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। जिसको खींच पाना दबा पाना दोनों क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉफ्ट स्प्रिंग की, सॉफ्ट स्प्रिंग जो आपके पेन वैन में होती है, तो उसकी के की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है। और इसके अंदर जिसका के ज्यादा होता है उसके अंदर एक्स यानी एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों क्या होता है, कम होता है, ये स्मॉल होगा। जिसका के लार्ज उसके अंदर एक्स क्या होगा, स्मॉल आएगा। और जिसका के स्मॉल रहता है उसके अंदर एक्स क्या होगा, जो लाइट स्प्रिंग होती है सॉफ्ट स्प्रिंग होती है उसको खींचना दबा पाना दोनों क्या होता है, आसान होता है। समझिए भैया, इसलिए। अब देखिए, समझ गया, यहां पर लगाता हूं प्लस, यहां पर लगाता हूं प्लस। प्लस क्या दिखाता है कि जिस डायरेक्शन में एक्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स भी है। दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया, एफ क्या प्लस क्या दिखा रहा है, एफ एंड एक्स हैव सेम डायरेक्शन। दोनों के पास डायरेक्शन क्या है भैया, सेम। और यहां पर मैं लगाता हूं, इसको आगे लिखूंगा तो यही लिखाऊंगा एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। क्यों लगाऊं, स्प्रिंग फोर्स माइनस होता है, क्यों बताओ, क्योंकि आपको पता है एक्स राइट में जा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स कहां रहा है, लेफ्ट में। ठीक है, तो माइनस क्या दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है। एफ एंड एक्स हैव अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ये ध्यान रखना भैया।
ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स है। तो यहाँ पर हमने देखा अप्लाइड फोर्स क्या होता है, अप्लाइड फोर्स क्या होता है के एक्स, अप्लाइड फोर्स में प्लस लगाते हैं क्योंकि एक्स और अप्लाइड फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम रहती है। दूसरा स्प्रिंग फोर्स में हम लगाते हैं माइनस के एक्स, क्या लगाते हैं, क्योंकि एक्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो देख ले सुअर हंसले पहले कुत्ते, ठीक है, इसको हुक्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हुक्स लॉ। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये हुक्स लॉ है। क्या है ये, हुक्स लॉ। अब आता है भैया इसमें स्प्रिंग का अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी इन, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है और डेरिवेशन बहुत आसान है। पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है, जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट अगेंस्ट दी स्प्रिंग फोर्स, किसके फोर्स, स्प्रिंग फोर्स is always equals to क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में जो भी वर्क करते हैं वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। देखिए डेरिवेशन, ये भी आपकी स्प्रिंग है, क्या है ये आपकी, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, सॉरी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के एक्स। क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स को लिखते तो क्या होता है, माइनस के एक्स आता। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन आएंगे पक्का, 2 कराऊंगा, 2 के दोनों ही आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए भैया ये स्प्रिंग खुली, ये स्प्रिंग क्या हो रही है, इसके अंदर एक्सटेंशन होता जा रहा है, ठीक है। इसकी मीन पोजीशन क्या थी, यहाँ पर एक्स की लेंथ क्या थी, 0 थी। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसके अंदर एक्स आ गया, तो एट एनी, आपको पता है धीरे धीरे फोर्स लगा रहे हो तो एक्स भी क्या आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। अब एट एनी इंस्टेंट वर्क डन अगेंस्ट दी स्प्रिंग फोर्स, किसी भी इंस्टेंट पर स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में हमने वर्क कितना किया, तो आपको पता है इंस्टेंट का वर्क क्या होता है, डी डब्ल्यू होता है। वो किसके बराबर आएगा, अप्लाइड फोर्स इनटू में छोटा। अब आपको पता है पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट की बात करता हूं तो उस इंस्टेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है स्प्रिंग के अंदर वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो स्प्रिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डीएक्स। उस वक्त फोर्स क्या था, एफ, और वर्क क्या हो गया, डी डब्ल्यू। आपको याद है कि जो फोर्स है ना वो वेरिएबल है। कोई कैसे बताइए वो फोर्स वेरिएबल कैसे है, क्योंकि ये फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, अब आप खींचोगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, तो इस फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, ये वेरिएबल फोर्स। और आपको पहले ही बता रखा है वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, छोटे से टाइम पर एफ इंटू में डी एक्स, यही होता है। अब हमें पता है भैया डी डब्ल्यू इक्वल्स में क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या है, के एक्स डी एक्स। के एक्स अपने को टोटल वर्क निकालना है, क्या निकालना है, क्या करूं, इंटीग्रेट कर दो, टोटल वर्क डन, कुल वर्क डन निकाला तो अपने को क्या करो, डी डब्ल्यू, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, के बाहर कांस्टेंट है एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू और के, एक्स की पावर कितनी है, 1 है, इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर 2 डिवाइड बाय 2, वर्क क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसी वर्क क्या लिखा है मैंने, वर्क डन अगेंस्ट दी स्प्रिंग फोर्स, किसके बराबर होता है, तो ये वर्क डन हम स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में कितना वर्क डन किया, तो ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसकी एक अल्टरनेट मेथड दूसरा भी है, मेथड नंबर 2। आपको पता भी है एफ क्या, एक्स क्या डायरेक्टली है आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उसके अंदर एक्स भी क्या आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये एफ है और ये क्या एक्स है, ग्राफ ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या बन गया, ट्राइंगल, ट्राइंगल का ये क्या एक्स है और ये क्या एफ है। आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या देगा, वर्क, और वर्क क्या होता है, एरिया का होता है हाफ बेस इंटू में हाइट। हाँ बेस क्या भी आपका एक्स है और हाइट कितनी है आपकी, एफ है, हाफ एक्स। एफ क्या है भैया, एफ की वैल्यू क्या होती है, के एक्स, याद है, के एक्स लिख दीजिए, आंसर आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। यही क्या हो गया वर्क, यही क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये होगी स्प्रिंग, खत्म होगी स्प्रिंग, ठीक है भैया। अब करते हैं भैया कोलिजन पे, किस पे आते हैं भैया, कोलिजन अब तक का सबसे टॉप का टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, ठीक है भैया, ध्यान रखना भैया।
तो बात करता हूं भैया कोलिजन की। अभी जब मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, तो दोबारा मेरे ख्याल से आधी मीटिंग चलेगी वो, ठीक है, पूरा सिलेबस खत्म होने में। तो आप पूरा रिवाइज करना जो 10 मिनट का गैप होगा, ठीक है। देखिए, और क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, बड़े टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। कम से कम 4 पेपर करा दूंगा और पूरे चैप्टर रिवाइज करा दूंगा, ठीक है भैया। तो सारा हो जाएगा आराम से, ठीक है भैया। जैसे मैं करा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना। कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। क्या होती है भैया? टक्कर। अपने पास दो टाइप के कोलिजन है, ठीक है। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, क्या है? इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन, इसमें क्या होता है इलास्टिक कोलिजन में? मोमेंटम, ध्यान रखना भैया, मोमेंटम क्या रहता है? टोटल मोमेंटम हमेशा टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, टोटल काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सुन लीजिए, दो टाइप के कोलिजन है भैया, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मतलब टक्कर से पहले टक्कर के बाद का कुल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम। और कहता है इसमें इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, मतलब इनिशियल काइनेटिक बराबर में फाइनल काइनेटिक। ये इलास्टिक कोलिजन। एग्जांपल इसका कहां पे होगा? तो इसका एग्जांपल क्या होता है? कोलिजन इन सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं भैया? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा, इनके बीच में जो कोलिजन होता है वो क्या होता है? इलास्टिक नेचर का होता है। कैसा होता है? समझ गया? फिर आता है भैया इन इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल तो होता है, बट इनिशियल काइनेटिक इज नॉट इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक। यहां पर काइनेटिक क्या होता है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक प्लेस ड्यू टू हीट लॉस एंड साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन कह रहा भैया, जब गाड़ियां टकराती है हमारी डेली लाइफ में जितने भी कोलिजन सब क्या है? इनलास्टिक है, क्योंकि उस कोलिजन में क्या होता है कि एनर्जी लॉस होती है। आपको पता है आवाज भी निकल, टक्कर के बाद क्या होती है? आवाज निकलती है। साथ साथ में क्या होती है? टक्कर में क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो सारे कोलिजन जहां पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है उसको क्या कहते हैं भैया? इनलास्टिक कोलिजन। और भैया क्या है जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, वो क्या कहलाता है? इनलास्टिक कोलिजन। ऑल कोलिजन इन आवर डेली लाइफ, ऑल कोलिजन इन आवर डेली लाइफ, सारे कोलिजन हमारे डेली लाइफ में जो भी होते हैं इलास्टिक कोलिजन होते हैं, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन देख ली, ठीक है, करते हैं उसके बाद। चलो भैया ये मीटिंग तो खत्म ही हो गई है, रिकॉर्डिंग की ना मैंने पूरी। चलो भाई तुम्हारा जल्दी खत्म हो जाएगा, हमको थोड़ा टाइम लग गया था। खत्म हो जा, अभी कुछ नहीं करा था ना, खत्म हो चुकी है।